नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश। युवाओं को 60 लाख नौकरियां, डिजिटल इंडिया की झलक। टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। बजट 2022 में आम आदमी को मिली बड़ी राहत। सोना, ज्वेलरी समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ सस्ता। कैपिटल गुड्स पर आया शुल्क 7.5% किया गया। पीएम मोदी ने बजट 2022 को बताया 100 साल के विश्वास का बजट। बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नए अवसर पैदा करेगा बजट। दिल्ली में खेल खेल में 3 साल के बच्चे को लगी गोली। खुद को बचाने के लिए सास बहू ने रची साजिश। पुलिस ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार। और दिल्ली पुलिस ने 27 जनवरी को ही गैंगवार के 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। गैंगस्टर बवानिया के साथी को लगी थी 9 गोलियां। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि इस बजट में 60 लाख नौकरियां पैदा होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले साल देश में ग्रोथ रेट 9.2% होगी। आपको दिखाते हैं इस बजट में क्या कुछ खास है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। सरकार ने दावा किया कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना समय में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में एक क्लास 1 टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। इसके साथ ही 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएगी। इसके साथ ही अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। इसी के साथ खेती में भी तकनीक का इस्तेमाल होगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, जिससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव हो सकेगा। इसी के साथ 5G की लॉन्चिंग को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए स्कीम लाई जाएगी, जिससे सभी गांवों के लोगों तक इंटरनेट पहुंचेगा। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने आज अपना चौथा बजट पेश किया और दावा किया है कि ये बजट देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आपको दिखाते हैं कि इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या कुछ महंगा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। बजट कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में घोषणाओं के जरिए बताया है कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगा होगा। दरअसल उन्होंने तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही। आइए जानते हैं कि इन घोषणाओं के चलते क्या होगा सस्ता और क्या महंगा। ये चीजें हुई सस्ती: जूते, चप्पल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मशीनें, कृषि उपकरण, मोबाइल चार्जर, मोबाइल, कपड़े, चमड़े का सामान। ये चीजें हुई महंगी: छाता, शराब, कॉटन, खाद्य तेल, एलईडी लाइट। मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफार्मर और कैमरा लेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। वहीं घरेलू मोबाइल फोन चार्जर
होंगे सस्ते। देश में असेंबल होने वाले मोबाइल भी सस्ते हो सकते हैं। घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ केमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है। इसमें मिथेनॉल भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि ऐसा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी की छूट को 1 और साल बढ़ाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं हैं जिन पर असर पड़ा हो। दरअसल अब 90% चीजों की कीमत जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है। इसकी घोषणा बजट में की जाती है। इसीलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जैसे शराब, चमड़ा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसी चीजों की कीमत पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती या घटाती है, जबकि कुछ पर एक्साइज भी लगाया जाता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान न सिर्फ उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की, बल्कि बजट की भी काफ़ी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक सफर साबित होगा। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है,
उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजधानी दिल्ली के सरायरोला इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक महिला अपने घर में अवैध पिस्टल से खेल रही थी। इसी दौरान गलती से इस पिस्टल से गोली चल गई, जो पास ही में खेल रहे 3 साल के एक मासूम के कंधे में जा लगी। हालांकि गोली चलने के बाद इस महिला और उसकी सास ने पड़ोसी को फंसाने की साजिश रची, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया है। राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ अपने घर पर एक महिला अवैध पिस्टल के साथ खेल रही थी, तभी अचानक पिस्टल से गोली चल गई और पास में खेल रहे 3 साल के बेटे के कंधे पर जा लगी। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे को गोली लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला की सास ने परिवार को फंसाने के लिए गोली मारने की बात कही। आगे क्या कुछ हुआ, चलिए सुनाते हैं डीसीपी की जुबानी। एक कॉल आती है कि एक लेडी, जिनका भी नाम चेंज कर रहे हैं, उनका नाम हीरा हम बोल रहे हैं, वो अपने पोता जो कि 3 साल का था उसके साथ सराय रोहिल्ला से आनंद पर्वत के एरिया जहां उनका घर है थान सिंह नगर, वहां पर जा रही थी। तो 2 लड़के मोटरसाइकिल पे निकले हैं और कहीं उसने एकदम देखा तो बच्चे के कंधे पे पेन सी हुई और शायद उसको लगा कि गोली लगी है। थोड़ा उसने जायजा लिया कि गोली लगी है तो वहीं रोहतक रोड पे जीवनमाला हॉस्पिटल ले गई। पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने चेक किया, देखा, साथ के साथ लीगल एक्शन इनिशिएट किया। टेक्निकल सर्वेलेंस और थोड़ा सा मुखबिरी के हिसाब से देखा तो ये क्लियर हो रहा था कि ये लेडी की यहाँ पर प्रेजेंस नहीं रही है। हीरा से पूछा तो उसने अपनी एक बहन, जिसका नाम मीरा कह सकते हैं, वो जो कि शास्त्री नगर सराय रोहिल्ला में रहती हैं, वो कहती है कि मैं उसके घर से चल रही थी। दोनों को कॉन्फ्रंट किया, थोड़ा और टेक्निकल एविडेंस लिया तो क्लैरिटी हुई कि ये
असल में वाकया यहाँ हुआ ही नहीं है। हीरा के खुद के घर में इसकी बेटी, इसकी बहू एक है जिसका हम नाम एस बोल सकते हैं, वो एक पिस्टल जो कि इसके 2 बेटे हैं हीरा के, उन्होंने कहीं अरेंज की थी, उसके साथ खेल रही थी, तो उसकी जो गोली है वो इसके जो 3 साल का बच्चा है इनके घर में, उसके कंधे पे लग गई। इस केस को छुपाने के लिए, और दूसरा जो इसकी बहू है उसकी बहन का एक केस है जिसमें कि एक दूसरा परिवार जिसमें वो अक्यूज्ड हैं, उनको और फंसाने के लिए इन्होंने ये घटना का षड्यंत्र जो है ये रचा है। इन दोनों जो लेडीज हैं, जिसका अभी नाम हीरा और दूसरी जो इसकी बहू है, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। जो वेपन यूज किया गया था वो इसके बेटे ने अरेंज किया था, वो भी हमने अभी हिरासत में लिया है। साथ में जहां घर में गोली लगी थी, वो जो कपड़ा था ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ, वो भी हमने इसको सीज किया है। इस लेडी के दोनों जो लड़के हैं जिन्होंने कि ये घटना को इसमें जो कट्टा है, जो वेपन है वो अरेंज किया था, वो अभी एट लार्ज है, उनको पकड़ने के लिए एफर्ट जारी है। पुलिस छानबीन में पता चला कि महिला की बहू से ही गोली चली थी। महिला द्वारा जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही महिला के पास से अवैध पिस्टल भी बरामद किया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। नीरज बवाना गैंग के सक्रिय सदस्य प्रमोद की 27 जनवरी को हुई हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या गैंगवार के चलते हुई थी। आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कैसे किया है। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने 27 जनवरी की रात को गैंगवार में हुई हत्या में 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल 27 जनवरी की रात प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद बजाड़ की बाइक सवार 3 बदमाशों ने 9 गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रमोद नीरज बवाना गिरोह का सक्रिय सदस्य था, इसीलिए पुलिस को विरोधी जितेंद्र गोगी गिरोह के बदमाशों पर हत्या का शक था। 27 जनवरी की रात तकरीबन 10:30 पर श्री प्रमोद कुमार की हत्या कर दी गई। थाना अलीपुर, गांव हिरंकी। ऐसा माना जाता है कि ये नीरज बवाना के नजदीकी थे और इस घटना को गोई गैंग के लोगों ने अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन्होंने इस पूरी घटना की प्लानिंग, इसकी रैकी और शूटर्स को ये जानकारी प्रोवाइड करवाना कि ये कब बाहर निकलने वाले हैं और कब इनको मारना है इत्यादि में अपना रोल अदा किया था। इनके नाम हैं निखिल खत्री और गौरव राणा। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ जारी है एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। बता दें कि प्रमोद ने निखिल की मां की सरेआम बेइज्जती की थी और भगा दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए वो गोगी गिरोह में शामिल हो गया था। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेज दिया है। इस वारदात में फायरिंग करने वालों की तलाश की जा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।